मैं मुकुल ज्योति मींज, डाइट संकाय सदस्य गुमला। बच्चों, आज कक्षा 7 में मैं पाठ 5 रेशों से वस्त्र फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ा रही हूँ। आप लोग जो कपड़ा पहनते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वस्त्र सूती हो चाहे सिल्क हो, किसी भी तरह का सिंथेटिक, तो वो किससे बना होता है? फाइबर से, जिसे हम इस पाठ पर विज्ञान के या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे वह किस तरह से बनता है। तो आइए आप इससे ध्यान से सुने और जानने का प्रयास करें। तो अपने पुस्तकों को आप ध्यान से देखें। पिछली कक्षा में आपने जाना कि वस्त्र रेशे से बनते हैं। किससे बनते हैं? रेशे से बनते हैं। रेशे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें पौध रेशा तथा जांतव रेशा कहते हैं। पौध रेशा मतलब पौधे से बने हुए रेशा, और जांतव जो जानवरों के द्वारा उनके बालों से बने रेशे को क्या बोलते हैं? जांतव रेशा। इस पाठ में जांतव रेशे के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रमुख जांतव रेशे क्या क्या हैं? ऊन, रेशम। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये जो भेड़ का चित्र है, ये भेड़ है जिसके बाल से क्या निकाला जाता है? बाल को काटा जाता है और उससे रेशा बनाया जाता है, जिसे हम विस्तार पूर्वक अभी देखेंगे। यहाँ एक और है रेशम कीट। रेशम कीट, इसको रेशम कीट कहा जाता है। ऊन के रेशे भेड़, बकरी या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे किससे प्राप्त किए जाते हैं? ध्यान से सुनिए। भेड़, बकरी, याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। याक, भेड़ और बकरी तो जानते हैं, लेकिन याक क्या है? याक भी एक तरह का जानवर है जो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, जैसे आप चित्र पर भी देख सकते हैं। कहीं भी चित्र इसका मिल जाए तो देख लीजिएगा, या अगर पुस्तक में तो देख लेंगे। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल और अन्य कपड़े बनाने के लिए दिया जाता है। रेशम के रेशों से रेशमी साड़ी, कुर्ता आदि के कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो अब ये ऊनी कपड़े का प्रयोग, अब जाड़ा पहुंच रहा है, अक्टूबर का लास्ट महीना पहुंच जा रहा है, तो हम लोगों को ठंड लग रही है, तो जिसमें इन कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ध्यान से इसको देखें। परंतु ऊन एवं रेशम के रेशे कैसे प्राप्त करते हैं, ये सवाल है जिसे हम पढ़ेंगे। कैसे प्राप्त किए जाते हैं? क्या आप जानते हैं भेड़ या बकरी के शरीर के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है? और रेशमी कपड़ा बनाने के लिए रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है? ऊन जांतव रेशा है। क्या है? एनिमल के द्वारा बनाया गया रेशा है ऊन। जो भेड़, पहाड़ी बकरी, कहाँ मिलता है पहाड़ी बकरी? वे भारत के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं, जहाँ हिमालय पहाड़ के आसपास में बकरी होती हैं। इसमें पश्मीना बकरी भी बहुत प्रसिद्ध है। ऊंट, याक। ऊंट कहाँ मिलेगा? रेगिस्तान क्षेत्र में मिलेगा, और याक वो भी बर्फीले क्षेत्र में मिलेंगे। परंतु जंतुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है। जंतुओं से बाल से प्राप्त किया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है। इसकी क्या विशेषता है जिसके कारण इसका बाल लिया जाता है? क्योंकि इसके रोएदार बालों के बीच में वायु अधिक भर जाती है और वायु उष्मा का कुचालक होता है, अतः बाल इन जंतुओं को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इन रोएदार बालों के बीच में वायु अधिक मात्रा में भर जाती है और ये उष्मा का कुचालक हो जाता है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। क्या ऊन प्राप्त करने के लिए शरीर के सभी प्रकार के बाल से रेशों का निर्माण किया जाता है? भेड़ के रोएदार त्वचा स्किन पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल। दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल एवं त्वचा के निकट के महीन या फाइन कोमल बाल। ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूप मुलायम बाल ही होते हैं। किसमें? भेड़ के कुछ नस्लों में। इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है।
जो उसी प्रकार के भेड़ों को जन्म देती है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। इस प्रकार के भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चरणात्मक प्रजनन, जिसको इंग्लिश में सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप याद कर लीजिएगा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के विभिन्न नस्लों को पाला जाता है। उन उत्पन्न करने वाले भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम उनसे प्राप्त रेशों की कोटि एवं उनके प्राप्ति स्थान के नाम पर निम्नलिखित सरणों में अंकित है, जिसे हम ध्यान से देखते हैं क्या क्या है। तो ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ों की नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता, राज्य जहाँ पाई जाती है। लोही ये नस्ल का नाम है, जो एक भेड़ के नस्ल का नाम है, जो कहाँ ये उत्तम कोटि का होता है ऊन लोही, जो राजस्थान और पंजाब में मिलता है। रामपुर बुशायर जो भूरी ऊन होती है, रामपुर बुशायर भूरी ऊन होती है, जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली एक प्रकार का ये ऊन है जो दरी के ऊन है। ये दरी जो बनता है, आप लोग देखे होंगे दरी, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिलता है। दूसरा है बखरवाल ये सोलों के ऊन है, इससे शॉल बनते हैं जिसके आप ओढ़ते हैं। ये जम्मू और कश्मीर में मिलता है। पाटनबाड़ी ये हौजरी के लिए है, गुजरात में मिलता है। मतलब ये हौजरी जो आप लोग गंजी पहनते हैं, पतला पतला कपड़ा पहनते हैं, उनका ये कहाँ मिलता है? गुजरात में। और इस प्रकार को क्या बोलते हैं? पाटनवाड़ी। उसी तरह मड़वाड़ी मोटा ऊन होता है, ये कहाँ मिलता है? ये भी गुजरात में मिलता है, गुजरात में मिलता है। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ऊन कौन कौन प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न नस्लों ब्रीड भेड़ों के बाल से प्राप्त ऊन का उपयोग किया जाता है। हालांकि बाजार में भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। तिब्बत और लद्दाख में याक का ऊन प्रचलित है। कहाँ कहाँ याक का ऊन प्रचलित है? तिब्बत और लद्दाख, जैसे आप याद करेंगे। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध होता है और बहुत गर्म रखता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में। तो यहाँ आप चित्र देख रहे हैं याक, जैसे कि पहले मैंने बताया थे, आप लोग कहीं देख सकते हो। तो यहाँ आपके पुस्तक में ही याक का दिखाया गया है, जो लद्दाख में मिलता है, बताया गया। तिब्बत लद्दाख में मिलता है, जो भारत के क्या है, उत्तरी क्षेत्र में है। इन बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम फर होते हैं। इनसे शॉलें भी बनाई जाती हैं, और एक शॉलें भी बनाई जाती है, जिसमें एक ऊँट है। ऊँट तो आपने देखा ही होगा, ऊँट जिनके बाल होते हैं, जिसको काट लिया जाता है, और उससे भी क्या बनता है? अच्छे अच्छे ऊन के जैसे कपड़े बनते हैं। तो ये इन बकरियों की त्वचा के निकट बाल मुलायम फर होते हैं, इनसे शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल, जो बहुत प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल इसे याद रखेंगे, जो काफ़ी महंगी होती है। तो यहाँ आपके चित्र में दिया हुआ है अंगोरा बकरी का ये चित्र है, जो जम्मू और कश्मीर में मिलता है। चित्र यहाँ पर एक लामा होता है, उसमें जो बाल पाए जाते हैं वो भी काफ़ी गर्म रखता है, ये लामा है। उसी तरह एल्पे, ये विदेशों में पाया जाता है। एल्पेका होगा। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग ऊन
के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं हमें? दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, और लामा और एल्पेका दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, जिससे भी ऊन प्राप्त किया जाता है, जिससे हम चित्र में देख चुके हैं। तो हम लोग इसके लिए विज्ञान में जानते ही हैं कि क्या करना पड़ता है, इसे सिद्ध करना पड़ता है। तो क्रियाकलाप 1 में देखते हैं हम लोग, भारत का मानचित्र बनाना है। मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित करना है जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशों से ऊन तक ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में की जाती है। तो भेड़ पालन और प्रजनन, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ियों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में यात्रा करें तो आप गड़ेड़ियों को अपने भेड़ के झुंड चराने के लिए देखे जा सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये घास एवं पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालने वाला इन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ खिलाते हैं। गर्मियों में गड़ेड़ियों और अपने भेड़ों को घास चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाते हैं। बरसात के प्रारंभ होने पर ये भेड़ें को निचली पहाड़ियों या समतल भूमि पर ले जाते हैं। यहाँ उनके चरने के लिए घास उपलब्ध होती है। जाड़े में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है तथा उनकी पत्तियों, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। जाड़े में, क्योंकि जाड़े में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो इन्हें घर के अंदर रखा जाता है और उनको पत्तियां, अनाज और सूखे चारा खिलाए जाते हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों को घनी वृद्धि होती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। तो काटने के बाद रेशों को ऊन में संसाधित करना, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू ऊल। तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। तो पहला चरण 1 है, ऊन की क्या की जाती है? कटाई, कटिंग ऑफ ऊल। भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊन कटाई। मतलब पतली परत को काट लिया जाता है और हटा लेने की प्रक्रिया को ऊन कटाई कहते हैं। शेयरिंग कहलाता है। भेड़ के बालों काटने के लिए उसी प्रकार के कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसा नाई बाल काटने के लिए करते हैं। सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ न हो। तो चरण 2, दोबारा इसको कटाई किया जा सकता है। चरण 2 में क्या है? अभिमार्जन या मंजाई, जिसे क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। इसमें क्या होता है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाला जाता है। उसको उतार करके टंकियों में डालकर उसे अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अभिमार्जन। क्या बोलते हैं? अभिमार्जन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। आजकल मार्जन मशीन द्वारा किया जाता है। अब बड़े पैमाने पर मशीन से किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं टंकियों में अभिमार्जन, जो अभी बताया गया।
टंकियों में अभिमार्जन किया गया है। उसी तरह चित्र में देख सकते हैं मशीनों द्वारा अभिमार्जन। आजकल बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। अब चरण 3, इसमें छटाई होता है, सॉर्टिंग। चरण 3 में क्या होता है? सोटाई या छटाई, सॉरी, छटाई होता है। छटाई में क्या है? अभिमार्जन के बाद बाल सहित चमड़े विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखाने में से दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छोटा या छांटा या पृथक किया जाता है। तो अभिमार्जन के बाद क्या किया जाता है? बाल रहित चमड़े से विभिन्न प्रकार के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखाना में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा एवं पृथक किया जाता है। तो चरण 4, इसमें धोना या सुखाना। इसमें क्या करते हैं? धोते या सुखाते हैं। जब छोटे छोटे रोएदार, जैसे जिन्हें क्या किया जाता है? बर कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बर को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। और ये वही बर है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, और इसके बाद रेशों से फिर इन्हें धोया जाता है। और अच्छी तरह से क्या होता है? इसको सुखा लिया जाता है। इसे अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाते हैं। जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। अब आते हैं हम लोग चरण 5, जिसमें बोलते हैं रंगाई, जिसे कलरिंग कहते हैं। कलरिंग में क्या है? भेड़ों एवं बकरियों से प्राप्त बाल प्रायः उजला या काला रंग का होता है। उजला या नेचुरल रूप से काला या भूरा रंग का होता है। रेशों या तंतुओं को हम भली भांति रंगों में रंग सकते हैं। अगर विभिन्न रंगों में इसे रखना है तो इसे रंगों में रंग सकते हैं, रंगाई करते हैं, कलरिंग करते हैं। फिर 6वां जो पोजीशन होता है, इसमें क्या होता है? रीलिंग, ये 6वां पोजीशन है। जब रेशों को सीधा करके उलझाया जाता है तो फिर से लपेट कर उन्हें धागे बनाया जाता है, मतलब उसको रील किया जाता है। फिर धागा बनाने का प्रक्रिया चलता है, ताकि ऊन बनाए, उससे स्वेटर बनाया जा सके, चाहे कुछ कपड़े बनाए जा सके। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से किया गया है। लंबे रेशे को काटकर स्वेटर से के लिए ऊन बनाई जाती है, और छोटे छोटे धागों को काटकर उनसे ऊनी कपड़े बनते हैं। यहाँ पर ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है? तो ये तो आप पर हम छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पर। तो इस तरह यहाँ पर कुछ ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन छटाई करने के लिए वाले कार्य जोखिम भरा होता है, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु संक्रमित होते हैं। कौन से? एंथ्रेक्स। ये जीवाणु एक घातक रक्त रोग कारक है, जिनसे शॉर्ट्स रोग या शॉर्टर्स रोग या डिजीज कहते हैं, जो किसी भी उद्योग के कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना क्या होता है? व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो बच्चों, आज इतने ही तक आप लोगों को पढ़ाते हैं। अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट लेकर मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे बार बार पढ़ेंगे और इससे आप छोटे छोटे प्रश्न बनाकर इसे याद कर लेंगे। धन्यवाद। तो अगला वीडियो देखने ना भूलिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।